हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल जो घटना चक्र आता है ना, उसका देखेंगे। और ये बुक जो न्यू है और उसका देख लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक फ्रेंड मुझे मैसेज किए थे कि मैम घटना चक्र बिहार स्पेशल करवा दीजिए, तो वो मैं करवा दे रही हूँ। इसमें मैं स्टार्ट करती हूँ आधुनिक भारत का इतिहास से, और इसके बाद हम लोग कर लेंगे मध्यकालीन और फिर प्राचीन कर लेंगे, इस तरीके से करके। और फिर हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाना है। हालांकि पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि आपका 50% आपको अभी भी घटना चक्र मतलब पीवाईक्यू से आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ घटना चक्र के लिए हिस्ट्री का मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करवाया है, और इसका ज्योग्राफी का मैंने पूरा करवा दिया है। ज्योग्राफी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हमारा कंप्लीट हो गया है। पॉलिटी में भी टॉप जो टॉपिक होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, फिर प्रस्तावना, ये सारे टॉपिक हमने करवा दिया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बिहार स्पेशल में आधुनिक भारत का इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्मीडा। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ था। 1505 में भारत पहुंचा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ये फ्रेंड्स बिहार स्पेशल है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल में सब क्वेश्चन पूछा है, तो आप ध्यान जरूर रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है, और पहले क्या होता था, 67 तक ये ऑप्शन आता था, ई ऑप्शन था, और अब ई ऑप्शन खत्म हो गया है फ्रेंड्स। तो ये अब 4 ही ऑप्शन रहता है, तो और हमारे लिए अच्छा हो गया है। तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस को। ठीक है, तो हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की, और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, हॉकिंस को मिला था। और हॉकिंस कब आए थे भारत? तो ये आए थे 1608 में। ये डेट भी याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, और किसका पत्र लेके आए थे? जेम्स प्रथम का। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में 1608 में आए थे, पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में असफल रहा था, मतलब वो सफल नहीं हो पाया था। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया था। कैप्टन बेस्ट, ध्यान रखिएगा इनका नाम, कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजयी ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया था। इसके बाद जहांगीर ने शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया, और तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? तो थॉमस रो किस में आए थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के टाइम में आए थे। और देखिए 67 बीपीएससी 2022 में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था। जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भी उपस्थित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 में। देखिए 65 बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पटना डिस्ट्रीब्यूटर गजेटियर
इतिहास की किसी भी मानक पुस्तक के अन्य में ये क्या है, तो 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना को कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। यह ध्यान रखिएगा कि प्रमाण तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन कहीं भी देखिएगा तो जो भी वो क्वेश्चन पूछता है कि डच कब खोले थे, तो 1632 ईस्वी में। हालांकि प्रमाण नहीं मिला है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अग्र प्रमाणिक स्रोतों में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इसकी रुचि क्या थी, तो सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार करते थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ठीक है, तो मुगलों का अंग्रेज ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में हुआ था। और 1686 किसका कार्यकाल है, तो ये औरंगजेब का कार्यकाल है। तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था, तो तत्कालीन कारण पूछ रहा है फिर, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रथम कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तीसरा, तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा डेट फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, कितने, तो 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 मतलब 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण यही था कि फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना, यही तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोम नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। एक ला सापेल की संधि कब हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में किस संधि से समाप्त हुआ था, तो एक ला सापेल की संधि 1748 में हुआ था। से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था और भारत में भी वो हो चुका था और मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉम के युद्ध के लिए स्मरणीय है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉमे के युद्ध से भी स्मरणीय है। नेक्स्ट है 1760 का प्रसिद्ध वाडीवाश युद्ध। वाडीवाश युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों के खिलाफ हुआ था फ्रेंड्स। और ये देखिए 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा है। तो वाडीवाश का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने की थी, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी सेना काउंट डी लाली थे और अंग्रेज सेना आयरकुट थे। तो आयरकुट ने काउंट डी लाली को कूट दिया और वाडीवाश का युद्ध जीत लिया और उसके बाद क्या हुआ था, तो फ्रांसीसी हार गए थे और उनका फिर वो सारे मतलब समाप्ति होने लगा था उनका। नेक्स्ट है बर्ड्स डच में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो मंगलुरु की संधि किस पे हुआ था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी 1784 में। और ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था 1784 मतलब 1784 में मंगलुरु की संधि हुई थी, ध्यान रखेंगे। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 अंत हो गया था। तो ध्यान रखिएगा 1782 में टीपू सुल्तान के पिता जो हैदर अली थे तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली की स्थान पर हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा भी है।
तो 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली कहाँ तो स्वाली में पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया था। कैप्टन वेज द्वारा सूरत की बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतरता को भंग कर दिया तथा सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ से अंग्रेज ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैला दिया था। तो ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये आंसर हो जाएगा ए, बिहार से। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध बिहार था फ्रेंड्स। अभी जस्ट हमने देखा था कि देखिए 1995 में पूछा, वही 2005 में रिपीट किया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और बिहार में सिताब राय को बनाया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान बना था मोहम्मद रजा खां। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त को हुआ था। 16 अगस्त 1765 में के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त में फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या हुआ था, तो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। ध्यान रखिएगा, पहली संधि हुई थी और दूसरी संधि 16 अगस्त को हुआ था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देने तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। मुर्शिदाबाद के बारे में पूछा है और बिहार के बारे में पूछा है। तो सिताब राय को बनाया गया था बिहार के नायब दीवान और मोहम्मद रजा खां उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कब की थी, तो ये 12 अगस्त 1765 में, जो मैंने पहले आपको बताया फ्रेंड्स कि 12 अगस्त 1765 में पहले इलाहाबाद की संधि में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। यहाँ पे जोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स, दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उस साम्राज्य की सीमा थी। तो ये उसके बारे में नहीं कहा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे और सारे ऑप्शन गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ई होना चाहिए। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली आज पालम। ये ध्यान रखिएगा। तो किसके लिए कहा गया था फ्रेंड्स, तो ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के सामने में, जफर के टाइम में नहीं कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे, तो शाह शुजा से। ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा भी है। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर आदि इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मसलों का अधिकार हो गया था। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिला था और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पे बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकई सरदार फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह को सहायता मांगी और रंजीत सिंह से सहायता मांगी तो उसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में बनाई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उसमें 1792 में
92 में क्या किया था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ, जो अभी हमने जस्ट बता दिया था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान मतलब समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि जो मार्च 1792 में हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर के से टीपू सुल्तान शामिल थे, ध्यान रखेंगे। और इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 मतलब हाफ भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू को 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तो उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, किसने कहा था फ्रेंड्स, तो कॉर्नवालिस ने कहा था। और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको आगे मिल भी जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर विलियम बेंटिक थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ठगों का समाप्त 1830 में हो चुका था, तो ध्यान रखिएगा। ठगों में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार से लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार को समर्थन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन को ठगों का विरोध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। इसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और 1830 में स्टार्ट हो गया था ठगों को अंत करने के लिए स्लीमन ने, तो 1830 भी ध्यान रखिएगा, आगे में पूछ ले सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समाज सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ की थी, तो सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि 1829 में हुआ था। उस टाइम यही गवर्नर थे और ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन इनके टाइम में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, तो इसको हटा देंगे। और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये तो सही है। और ठगों के संगठित गिरोह को दमन करना, तो 1, 3, 4 सही होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी, 1, 2 और 4 सही है। दास प्रथा का उन्मूलन इनके टाइम में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था एलन ब्रो के टाइम में, एलन ब्रो के टाइम में दास प्रथा का अंत हुआ था। तो 1, 3 और 4 सही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन 22 में पूछा हुआ है, 2022 में 67 में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल के प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना था और 1829 में उसने सती प्रथा को समाप्त कर अपराध घोषित कर दिया था और उन्मूलन किया। विलियम बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पास किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। अच्छा, इसमें दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरोध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया था। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम की थी। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटा दिया गया था। तो 1, 2 और 4 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये तो नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे बोला दास प्रथा का उन्मूलन, तो दास प्रथा का उन्मूलन का प्रस्ताव प्रावधान किया गया था, तो ये ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मेरे हिसाब से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1843 में हुआ था। ठीक है, एलन ब्रो के टाइम में। नेक्स्ट है
किसने किसने सिंधी किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपियर ने। ये एग्जाम में पूछा था 2022 में फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी री एग्जाम में, क्योंकि 67 बीपीएससी जो पहले बार एग्जाम हुआ था पूरा पेपर आउट हो गया था, तो दूसरे बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो नेपियर ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा आंसर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, क्योंकि 1857 के बाद हुआ था फ्रेंड्स। ये हो गया यहाँ पे 66 बीपीएससी 2020 में पूछा था। तो द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765, हाँ माफ़ कीजिएगा 1757 नहीं, ये 1765 जो बक्सर युद्ध हुई थी ना, उसके बाद जो बक्सर युद्ध के बाद ही इसने शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन वारन हेस्टी ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो ये पूछेगा कि दोहरी शासन प्रणाली को स्टार्ट किसने किया है? तो क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया है? तो वारन हेस्टी ने। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, समाप्त किए हैं वारन हेस्टी ने 1772 में, ठीक है। स्टार्ट किए रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर लियोन कर्टियस को। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत विभिन्न एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये हम लोग दिख रहे हैं बिहार में स्पेशल पूछा गया है, इसलिए इसको एक ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो हिस्ट्री आता है ना उसमें करेंगे, देखेंगे तो इसमें बहुत बार पूछा हुआ है। तो द्वैत शासन का जनक सर लियोन कर्टियस को कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाया गया था, तो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। तो मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो बकासत बरहिया ताल विद्रोह हुआ था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, और 1936 से 38 में हुआ था मुंगेर में, ध्यान रखिएगा। और ये बकासत भूमि की वापसी के लिए हुआ था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1856 से 58 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला वायसराय भी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिसंबर 1856 में, ठीक है। और दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया था। इस राइफलों में दमदम, अंबाला और सलाईकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग किए जाता था, जिससे गाय व सूअरों की चर्बी लगी होती थी। इन राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और कई कारतूसों और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो जब ये एग्जाम में आप देंगे ना, तो 1857 से क्वेश्चन पूछता है, मेंस में क्वेश्चन पूछता है 1857 से। तो ये सब पूछ लेता है कि 1857 में जो युद्ध हुआ था, तो वो सैनिक विद्रोह हुआ था, उसका तत्कालीन कारण क्या है, उसमें आपको डिटेल्स में इसी तरीके से आपको लिखना होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। देखिए कितनी बार पूछा हुआ है और आगे भी बहुत बार मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये देखिए 60 से 63 भी पूछ लिया 63 में, तो बाबू कुंवर सिंह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जगदीश के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो गया कुंवर सिंह। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, तो जगदीशपुर के, ठीक है। और उनको 26 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 1857 के विद्रोह के समय इसने अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेनानायक तत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। तो बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो कुंवर सिंह को, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर से। देखिए 67 बीपीएससी 2022 में भी पूछा है। इसमें मेरा हो गया था फ्रेंड्स, और उस टाइम बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, उसमें कट ऑफ गया था उस टाइम 113 कट ऑफ गया था, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आरा से, ठीक है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 1857 के दानापुर में सैनिक की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंच गए थे और यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। मतलब पहले क्या होता था 67 तक आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलते थे फ्रेंड्स, ई ऑप्शन रहते थे, लेकिन अभी खत्म हो गया 68 से ये खत्म हो गया, इसमें 4 ऑप्शन ही आपको देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाना साहब कानपुर से, तो ये सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, तो ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, तो ये भी सही है। और बेगम जीतन महल दिल्ली से, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें से सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो पटना के कौन थे, तो राजपूत कुंवर सिंह। ये पटना के नहीं, अगर पटना का इसमें पीर अली के बारे में रहता तो पीर अली कर लेते, लेकिन इसमें ऑप्शन में पीर अली नहीं था और ये पटना दिया है, तो पटना बिहार को ही मतलब इसमें डिनोट किया गया है। अगर आगरा या फिर जगदीशपुर होता तो फिर कुंवर सिंह होते, लेकिन बिहार में अगर जो टॉप पे थे ना तो वो कुंवर सिंह ही थे, तो ध्यान रखिएगा। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनकी जिम्मेदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी और उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था, क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार से। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया फ्रेंड्स, तो आपको PYQ करना क्यों जरूरी है आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ध्यान रखिएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, ठीक है। और वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अधम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो इसका आंसर होगा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था। बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ते के रोकथाम, ये तीनों कारण थे, जबकि चौथा कारण नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई है, तो ये ग्वालियर में हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी 67 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिए थे फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर देख लेंगे क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन मतलब इसमें कूट दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 नहीं भाग लिए थे, जिसमें जमींदार और किसान भाग नहीं, साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका था। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्तियों से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख शासक, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक राजाओं, अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता दी थी। तो ध्यान रखिएगा, विद्रोह मतलब भारतीय की सहायता नहीं दिया था, वो अंग्रेजों की सहायता दिए थे, तो ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की थी कि इन शासकों ने तूफान की आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। तो ये टिप्पणी किसने किया है, तो कैनिंग ने किया है। और कब, तो 1857 के विद्रोह में जो सिंधिया लोग उनका हेल्प किया था अंग्रेजों का, इसलिए उन पर ये टिप्पणी की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये टिप्पणी पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की थी। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार बड़े जमींदार ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। इसमें कूट भी दिया है क्या, नहीं, कूट नहीं दिया है। तो इसमें क्या पूछा, सही है, तो पहला तो सही है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी और अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। सिर्फ मुंगेर अप्रभावित रहा था, बाकी सभी प्रभावित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्हें विद्रोही सिपाहियों का समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। ठीक है, और ये लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, तो 30 मई 1857 को हुआ था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, और ये विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। और मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 30 मई 1857 को, और नेतृत्व भी कौन किए थे, तो बेगम हजरत महल। और क्या किया थे, तो कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों में असफल रहा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी भी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला तो गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता तो हुई थी, क्योंकि इसमें मुस्लिम लोग भी थे और हिंदू लोग भी सम्मिलित थे। तो इसमें असफल का कारण यही था कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ही 1857 का विद्रोह असफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है विचार कीजिए, कथन है यहाँ पे और कारण दिया है। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
ब्रिटिश सरकार के से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दो ए और क और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 1857 माफ कीजिएगा 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद राजाओं ने इसका विद्रोह का दमन करने में सहायता की थी। और जो कैनिंग ने कहा था वो हम लोग पहले देख लिए थे कि कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 1858 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बन गए थे फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर जेम्स ऑड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। जेम्स ऑड्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। ऑड्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस ने और सीले ने के अनुसार क्या हुआ था? तो जॉन्स लॉरेन और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। तो जॉन्स लॉरेन और सीले ने कहा था कि वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित एवं स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसमें सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त हुआ था। तो ये किसने कहा था? तो जॉन सीले ने। और उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये किसने क्या क्या कहा है तो ये पूछता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? और तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। देखिए 67 बीपीएससी प्री में पूछा था, तो ध्यान रखिएगा 2022 में। और किसने क्या कहा था? बी डी सावरकर ने। तो बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम ना बीपीएससी प्री 70 बीपीएससी के लिए जो परफेक्शन है इसका 90 डेज प्लानर आता है ना, उसमें मैंने बिहार स्पेशल करवा दिया है, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हिस्ट्री का और पॉलिटी और फिजिक्स में करवा दी हूँ 90 डेज प्लानर, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज हमारे जितने भी हो रहे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के जरूर देंगे। और एडुटेरिया का करंट अफेयर भी हो रहा है जो डिटेल्स में कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बीपीएससी का जो पैटर्न हो गया है चेंज हो गया, तो न्यू पैटर्न के आधार पे करंट अफेयर करवा रहे हैं। और प्रोफेशनल आईएएस का टेस्ट सीरीज और खान ग्लोबल स्टडी का और परम आईएएस का टेस्ट सीरीज हम करवा रहे हैं, तो जाकर के जरूर प्लेलिस्ट पे आप देख लीजिएगा। और बिहार स्पेशल की बात है तो एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह और इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू बुक जो आता है वो मैंने पूरा बुक करवा दी हूँ, तो अपलोड कर दी है मैं प्लेलिस्ट पे, तो जाकर के आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इससे सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी और जो अब 65,000 कर दी गई थी, और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया गया था। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया था, जबकि मद्रास तथा बम्बई में 1:3 रखा गया था। नेक्स्ट है 1857 नंबर क्वेश्चन की नील विद्रोह किसके बारे में था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नदिया, कहाँ, तो बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, दोनों का नाम याद रखेंगे। तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगानों मालिकों के विरोध किया गया था और यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी। ये ध्यान रखिए कि विद्रोह का मूल कारण क्या थी, तो ददनी प्रथा थी, जिसमें बंगाल मालिक के किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बंगाल मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य कर देते थे। इस प्रकार बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक भी लिखे हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नील दर्पण किसका बुक है, तो ये दीनबंधु मित्र का, और किसके लिए, तो नील विद्रोह के जो 1859-60 में हुआ था नदिया में। तो ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, और 60 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है नील किस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो अभी हमने जस्ट देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं की भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी प्रथा। देखिए 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं की भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। नेक्स्ट है पागलपंथी की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने, ठीक है। तो पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजरों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया था और 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा था। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग मतलब क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने रिमेनिंग रहेगा वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।